Hey guys, what's up? क्या हालचाल? This is CA Nikunj Goenka, chartered accountant by profession and a teacher by passion. Currently teaching taxation, both direct and indirect tax at SJC Institute कोलकाता. I hope आप सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. In this video, basically, I'm going to discuss the mock test paper for July 2020 examinations, which is released by CA Institute very recently. And I think that mock test paper is definitely very important source of questions for your examination, given the pattern that Institute has changed its trend to MCQ pattern, and that too in MCQ pattern case study based questions are getting to asked. पहले क्या होता था कि MCQ में भी easy type questions आते थे, straight from theory या straight from questions straight from book आ जाता था, but अभी case study based question आता है, analytical based question आते हैं, so definitely it asks for more practice. In this video, what I'm going to do, I'm basically going to discuss the MCQ portion of both direct tax and indirect tax. Direct tax 18 marks का MCQs आता है, 12 marks MCQs आता है GST पोर्शन से, तो 30 मार्क्स में डिस्कस करने वाला हूं फॉर MCQs फॉर जुलाई 2020 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नवंबर दिसंबर 20, बिकॉज उनका ट्यूशन चल रहा होगा, एंड आई थिंक दैट वो भी एक बार अगर इसको प्रैक्टिस करे साथ साथ तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. मैं बहुत ही समराइज्ड वे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर इंस्टीट्यूट हैज चेंज दिस पैटर्न. इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा और कहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वीडियो को पूरा देखिएगा और डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जितने भी टैक्स अपडेट्स आपको रियल टाइम बेसिस पे मिल सके. ठीक है, तो चलिए अपने ये पेपर्स देखते हैं. ये पेपर डाउनलोड करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू ICAI.org अंडर BOS नॉलेज पोर्टल में जाके आप सीधा आपका मॉक टेस्ट सीरीज फ्लैश होगा एंड वहाँ पे आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो. इसके सोल्यूशंस भी आ चुके हैं, मैं आपको एक बार डायरेक्टली सीधा क्वेश्चंस में लेके चलता हूँ. तो चलिए अपने स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं इनकम टैक्स लॉ 60 मार्क्स का है, उसमें से 18 मार्क्स इज फ्रॉम डायरेक्ट MCQs. ठीक है, नाउ MCQs इज ऑल्सो केस स्टडी बेस्ड MCQs. पहला MCQ उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का पूछा था. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का जो MCQs है 4 MCQs पूछा, 2 मार्क्स ईच. ठीक है, तो 4 MCQs 2 मार्क्स ईच, इन्होंने 8 मार्क्स का MCQ पूछ लिया है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो आइए एक बार पढ़ते हैं इसको MCQ को, एंड you will be surprised to see that इस तरह के क्वेश्चंस we have already done in our day to day classes. आपको खाली इसको रिफाइन वे में दे दिया और आपको अच्छे से इसको पढ़ के प्रोविजन समझ के फिर इसका आंसर देना पड़ेगा. अनन्या गुप्ता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, lives with her family in New York. Okay, so she is a citizen of India and she lives with her family in New York since the year 2000. She visited India from 23rd March 19 to 28 September 19. As you all must be knowing that ये previous year 1920 का क्वेश्चन होगा. ठीक है, और ये असेसमेंट ईयर 2021 का सवाल होगा. तो 1920 प्रीवियस ईयर है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करना है, टोटल इनकम भी डिटरमाइन करना है. सो शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट टू टेक केयर ऑफ फॉर हर एलिंग मदर. उनकी मदर का ध्यान रखने के लिए वो इंडिया वापस आई, बट वो न्यूयॉर्क में है since the year 2000. ठीक है, in the last 4 years she has been visiting India for 100 years every year to be with her mother. She owns an apartment at New York which is used as her residence. मतलब ये self occupied property own करती है न्यूयॉर्क में. The expected rent of the house is $32,000 per annum. The value of $1 may be taken as ₹75. Municipal taxes paid in New York in January is $2,000. ठीक है, सो गाइज अभी तक हम लोग ये इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन इजिली फाइंड आउट अ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट उनका एक घर है जो कि है न्यूयॉर्क में. ठीक है, न्यूयॉर्क वाला घर का इन्फॉर्मेशन दिया. लेट्स रीड द एंटायर क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल कम टू द क्वेश्चंस पार्ट. शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 19. इस डेट को उन्होंने एक घर का पोजेशन लिया. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, मतलब इंडिया में उन्होंने घर का पोजेशन ले लिया 25 मार्च 2019 को. यानी कौन से प्रीवियस ईयर में इन्होंने पोजेशन लिया? प्रीवियस ईयर 18-19 में. फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ये भी कौन सा प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट लेट आउट. वाइल शी इज इन इंडिया, द म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दे दिया है, फेयर रेंट आपको दे दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे किया गया. शी हैड टेकन अ लोन ऑफ 16 lakhs at 10% per annum from IDBI बैंक ऑन 1st April 2016 फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस. इस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया गया. नो अमाउंट हैड बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट, अभी तक कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन को चुकाया नहीं गया. हाउस बाकी पीरियड क्या था? वेकेंट था. ध्यान रखिएगा ये लेट आउट नहीं था, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था एंड बाकी पीरियड भी वेकेंट था. दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 19 टू मार्च 20, यानी
इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड टिल 30th सितंबर, बिकॉज देखो ध्यान से देखना 28 सितंबर तक वो या इंडिया में थी, उसके बाद वो चली गई थी, मतलब जब तक वो इंडिया में थी शी वॉज लिविंग इन दिल्ली हाउस, एंड जब तक वो इंडिया के बाहर थी शी वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क। नाउ यहाँ पे और एक थर्ड पैरा ऐड किया है, शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, उनके पास और एक प्रॉपर्टी था मुंबई में, विच वॉज सोल्ड ऑन 28 मार्च 19, जो वो बेच चुकी थी 28 मार्च 19 को। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट रुपीज 3 lakhs ऑन 4th February 2020। दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक नया एस्पेक्ट जोड़ दिया गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज सेक्शन 25 कैपिटल ए। अगर आपको ध्यान होगा, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट, बेसिकली इट गेट्स टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट irrespective of whether you're owner or not, and you get a flat deduction of 30% on this। यानी ये जो 3 लाख रुपया है, ये जिस दिन उन्होंने रिसीव किया उस साल टैक्स हो जाएगा, दैट इज 1920 में रिसीव किया है तो 1920 में टैक्स होगा, और यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, यानी ये जो आएगा ये होगा 2,10,000। 2,10,000 ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट है, अब आपको बोला है अबव इंफॉर्मेशन के हिसाब से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। दे हैव ब्रोकन द क्वेश्चंस इनटू सेवरल पार्ट्स। यही आपको पूछ लिया जाता कंप्यूट टोटल इनकम या कंप्यूट एचपी इनकम, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एनीवेज देने पड़ते। सो दिस इज हाउ दे हैव चेंज द ट्रेंड, दिस इज हाउ दे हैव ब्रोकन particular big question into 4-5 parts। so this is case study based, तो इसमें आपको कोई nothing rocket science is asked, आपको खाली उस पर concentrate करना है जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी क्लियर ऑलवेज। इफ दैट इज क्लियर, नो मैटर एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव वॉट एवर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वॉट एवर फॉर्मेट, आप बिल्कुल उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आपसे पूछा गया रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो अपने को पता है कि मिस अनन्या एक इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, उनके लिए कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर 2 कंडीशंस, 182 डेज और मोर रेसिडेंट इन लिविंग इन इंडिया, 60 डेज और मोर इन ईयर करंट ईयर, प्लस इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स 365 डेज और मोर। तो यहाँ पे अनन्या जो है वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रही है। देखिए वो करंट ईयर में 60 डेज से बेसी आई है, स्टे की है, और प्रीवियस 4 साल में भी शी विजिटेड इंडिया फॉर 100 डेज, मतलब 400 डेज फॉर 4 ईयर्स। सो इन दिस केस कंडीशन 2 लग जाता, बट वी नो देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर इंडियन सिटीजन हु कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, उनके लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए बेसिक कंडीशन 1 एप्लीकेबल होगा, दैट इज 182 डेज। सो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि वो 1419 से लेके 28 सितंबर तक अपने को काउंट करना पड़ेगा कि कितना डेज, नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में रह चुकी है फॉर दैट प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, जस्ट कैलकुलेट करूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त प्लस सितंबर, सो 181 डेज। ध्यान से देखिए, ओ हो 182 डेज और मोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब शी इज़ इन इंडिया फॉर 181 डेज, मतलब ये बहुत प्लानिंग से गई होगी, ठीक है। तो 181 डेज और मोर शी इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया, सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट फुलफिलिंग बेसिक कंडीशन 1। तो मेरा आंसर यहाँ पर आता है दैट शी इज़ अ नॉन रेसिडेंट। वो क्या है? नॉन रेसिडेंट है, बिकॉज शी इज़ नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब सेकंड आता है, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। नाउ गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अनन्या गुप्ता इज अ नॉन रेसिडेंट, तो ध्यान से देखना, अगर अनन्या इज अ नॉन रेसिडेंट तो उनके लिए फॉरेन सोर्स्ड इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, यानी जो भी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। नाउ इफ दैट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, आई डोंट केयर अबाउट दैट इनकम इन इंडिया। नाउ वी नो दैट a particular resident, a particular person can obtain or can opt for annual value as nil for 2 self occupied properties, ठीक है। अगर वो 2 self occupied property के लिए वो annual value nil ले सकता है। In this case अनन्या गुप्ता already is liable to pay tax on her property that is in न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली वाला प्रॉपर्टी में उनका एनुअल वैल्यू वो मतलब शी इज लायबल टू पे टैक्स। बॉम्बे वाला प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी शी हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टैक्सिंग, अनरियलाइज्ड रेंट विल बी एनीवेज टैक्सेबल। सो इन दिस केस आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन से प्रॉपर्टी के लिए एनुअल वैल्यू 0 क्लेम करेगी। नाउ सिंस अनन्या गुप्ता इज अ नॉन रेसिडेंट, she will definitely not claim any annual value, or she is not liable to claim annual value 0 for her New York property, that because she is a non-resident. But since she is a non-resident, she is definitely liable to pay tax
for her property which is in New Delhi, because that is a source rule income accrued in India as well as income received in India, so that will be taxable in India. So in this case the correct answer will be she will be definitely claiming benefit of annual value for her Delhi house. यानी न्यूयॉर्क हाउस के लिए since it is more beneficial she does not have to claim. New Delhi her Delhi house alone, her New York house will be deemed to be let out. Definitely no, DLO नहीं माना जाएगा because she is a non-resident. Both her Delhi house and New York house since benefit of nil value is available in respect of two house properties. Again ये होता कब, अगर ये रेसिडेंट होती, अगर ये रेसिडेंट होती तो डेफिनेटली इनके लिए ये वाला ऑप्शन बेटर होता, ये दोनों के लिए जीरो लेती. बट यहाँ पे सिंस शी इज अ नॉन रेसिडेंट शी विल क्लेम बेनिफिट ऑफ ओनली वन ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दैट इज इन New Delhi. What is the income chargeable under the head HP for AY 2021? तो सबसे पहले न्यूयॉर्क वाले प्रॉपर्टी के लिए तो कोई भी इनकम नहीं होगा. फिर अगर मैं बात करूं दिल्ली वाले प्रॉपर्टी के लिए, दिल्ली वाले प्रॉपर्टी के लिए हमें पता है कि इसका एनुअल वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़ीरो हो जाता है तो बचता खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन है, बचता खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, तो यहाँ पर एक बार अपने आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन में कि 16 लाख 10% पर एनम के हिसाब से 1 अप्रैल 16 को लोन लिया गया. ठीक है, बी वेरी केयरफुल. if this is the loan which is taken prior to the completion of construction or prior to the possession of property, so definitely एक concept है जो मैंने आपको कराया था, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो आपको 1/5 करके अलाउ किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन. नाउ गाइज व्हाट ये what is this pre-period construction? We know that this property was owned, this property was taken possession on 25th March 19. Yani 1819 was the first year from this house property will be taxable in the case of Ananya Gupta. So इसके पहले वाला जो 2 साल है that is 1617 and 1718, ये जो 2 साल वाले प्रॉपर्टीज है, ये जो 2 साल वाले प्रॉपर्टीज है 16, 17 एंड 17, ये 2 साल में वॉट एवर द पीरियड ऑफ लोन विल बी देयर, इंटरेस्ट विल बी देयर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विच विल बी लायबल टू बी रिटन ऑफ ओवर 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन. सो गाइज इन दिस केस 16 lakhs का अगर मैं 10% करूं, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं 16 lakhs का 10% दैट इज 1 साल का इंटरेस्ट into 2 साल, because 1617 and 1718, 1819 the property was constructed, so 1819 will be liable to current year period. उसके पहले का जो 2 साल है वो प्री कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. तो ये मुझे देता है 1,60,000 का गुना 2, 3,20,000. ठीक है, नाउ आई विल बी लायबल फॉर फर्स्ट मतलब 5 years में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. So this is first 1 year pre-construction interest. Then I will be liable for current year interest also, that is 16 lakhs का 10% which is 1,60,000. So 1,60,000 plus 3,20,000 by 5, तो 3,20,000 को मैं 5 से डिवाइड करके मैं लेकर आता हूँ 1,60,000 से ऐड, तो मेरे को देता है 2,24,000. बट आई एम सो सॉरी, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वी ऑल नो फॉर एवरीथिंग विल बी मैक्सिमम 2 lakhs. तो यहाँ पे जो होगा वो 2 lakhs मैक्सिमम इसका दिल्ली वाले प्रॉपर्टी के साथ टैक्स मतलब इनकम आएगा विच इज़ लॉस. देन आता है मुंबई वाला प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ मुंबई प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड रिकवरी कितना है अनरियलाइज रेंट का 3 lakhs, एंड 3 lakhs में से आपको 30% डिडक्शन देना है. सो 3 lakhs माइनस 30% ये जो आएगा ये हमको फाइनली देगा 2,10,000. ठीक है, सो वी नो दिस दैट माइनस 2 lakh प्लस 2,10,000 विल गिव यू अ पॉजिटिव इनकम ऑफ 10,000. सो माई करेक्ट आंसर विल बी 3D which is income from house property, that is part D. अब नेक्स्ट अपने पार्ट 5, आई होप इट इज वेरी क्लियर. पार्ट 4 अपने आते हैं. अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस MCQ अलोन, खाली इस MCQ को सॉल्व करने के लिए सोचो कि अनन्या हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क. उन्होंने न्यूयॉर्क वाला फ्लैट को लेट आउट किया है, यानी पहले वाले ऑप्शन में तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखी थी, बट इन दिस केस इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एट न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द 6 months when she is in India, जब वो इंडिया में थी उस समय वो प्रॉपर्टी लेट आउट था फॉर अ सम ऑफ $6,000 पर मंथ. सच रेंट वॉज रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क.
न्यूयॉर्क में वो रिसीव की थी एंड इट वाज रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स, एंड वो इंडिया आया पैसा थ्रू बैंकिंग चैनल्स के थ्रू. व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स इन हर हैंड्स इन इंडिया फॉर असेसमेंट 2020. और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या ट्विस्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल दे टोल्ड यू दैट न्यूयॉर्क वाला प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो इनकम आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई हैव टू चेक वेदर दैट इनकम इज एक्रूड इन इंडिया और नॉट, रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट. फिर यहाँ पे इन्होंने सेकेंड कंफ्यूजन दिया कि यस द प्रॉपर्टीज इनकम वॉज रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क बट इट वॉज रेमिटेड टू इंडिया. तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टीज इनकम इज रेमिटेड टू इंडिया इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू सी वेदर योर इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट. द इनकम रिसीव मतलब फर्स्ट हैंड रिसीव शुड बी इन इंडिया. इफ द प्रॉपर्टीज इनकम इज रेमिटेड टू इंडिया दैट डज नॉट अमाउंट टू इनकम बीइंग रिसीव्ड. तो इन दिस केस just because it is remitted to India does not mean that the income is received in India, and hence because Ananya Gupta is a non-resident, the position still remains the same. Even she has let out her property in New York, that will be taxable only in New York, that will not be taxable in India, and that is why the answer will still remain same. That is उनका जो income होगा वो 10,000 होगा. लेकिन अगर मैं आपको खाली एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, अगर ये डायरेक्ट इंडिया में रिसीव होता तो इन दिस केस इनकम वुड फ्रॉम न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. तब आपको डॉलर में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके, डिडक्शन क्लेम करके, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आता है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट. तो एग्जामिनर आपको कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है. योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, बीट एमसीक्यू, बीट ऑब्जेक्टिव टाइप, बीट डिस्क्रिप्टिव टाइप, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली आंसर्ड. सो ये अपना 8 मार्क्स का सवाल यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट सवाल अपने आते गाइस. Mr. Ram acquired a house property at Chennai from Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakhs on 23rd August 2019. On the same day, Mr. Ram made 2 separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Mr. Vipun for a sum of 50 lakhs. ध्यान से, पहला स्टेटमेंट में आपको बोला है कि राम ने सत्यम से एक प्रॉपर्टी खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, यानी बिल्डिंग खरीदा है. कितने रुपए में? 85 लाख रुपीस में. यानी सत्यम ने राम को प्रॉपर्टी बेचा है 85 लाख रुपीस में. राम ने 2 सेपरेट पेमेंट्स भी किया है, ट्रांजैक्शंस भी किया है सेम डे के दिन. देयर बाय एक्वायरिंग एन अर्बन प्लॉट मतलब हो गया लैंड, इन ग्वालियर फ्रॉम, अर्बन मतलब लैंड इन अर्बन एरिया, फ्रॉम मिस्टर विपुन फॉर अ सम ऑफ रुपीज 50 lakhs. And rural agricultural land from Danish for a consideration of 75 lakhs. Which of the following statements are correct? तो यहाँ पे आपको बेसिकली इन्होंने TDS पूछ लिया, एंड TDS वो भी इन्होंने पूछ लिया आपको 194 IA में, where the buyer is required to deduct TDS at the rate of 1% on immovable property for a limit of 50 लाख और मोर. ध्यान से सुनिए, यहीं पे आके कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया आपके लिए. 50 लाख होते ही टीडीएस कटेगा. 50 लाख से कम का अगर कंसिडरेशन है तो टीडीएस नहीं कटेगा. 50 लाख टच हुआ टीडीएस कट जाएगा. इन सम ऑफ द टीडीएस सेक्शंस इट इज एग्जैक्टली सेम, एंड इन सम ऑफ द टीडीएस सेक्शन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज अबव 50 lakhs और अबव 1 crore. ठीक है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट डिस्कशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा. बट इन दिस केस द ट्रिक इन दिस सम वाज 50 lakhs. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50 lakhs को टीडीएस नहीं काट के आते, बट इन दिस केस टीडीएस 50 lakhs में कटेगा क्योंकि ये अर्बन प्लॉट है. ठीक है, नाउ यू शुड बी नोइंग दिस. 194 IA क्लियरली स्टेट्स दैट नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा. तो इन दिस केस 75 lakhs पे तो टीडीएस का बात ही नहीं आता है. तो टीडीएस का बात किस पे आएगा? टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन दिस 85 लाख पोर्शन एज वेल एज दिस 50 लाख पोर्शन. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. पहला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड में तो नहीं कटने वाला है. 1% ऑन 85 lakhs एंड 50 lakhs आर अट्रैक्टेड. नो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ 75 lakhs फॉर एक्विजिशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि यही पे करेक्ट आंसर है. 2 पे कटने वाला है, 1 पे नहीं कटने वाला है. नेक्स्ट अपने आते हैं सर रमेश. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2 मार्क्स का है. रमेश एक इंडियन सिटीजन है जो इंडियन एम्बेसी में एम्प्लॉयड है इन ऑस्ट्रेलिया. ध्यान से, इंडिया सिटीजन है जो बाहर काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन एम्बेसी में. इंडियन एम्बेसी है तो पक्का वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है.
ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर. ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज वो वही रहता है, वो इंडियन का सिटीजन है बट वो रहता बाहर है क्योंकि वो फॉरेन में काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए. ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो वहाँ पे सैलरी रिसीव कर रहा है और अलाउंसेस भी रिसीव कर रहा है. For this year ended 31st March 20 for services rendered by him in Australia. In addition, he was allowed perquisites by the government. उसे perquisites भी मिलता है और आपसे पूछा है which of the following statements are correct. सो सर एक को बहुत ही ध्यान से अपने को पढ़ना पड़ेगा. कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो सकता है, कोई भी एक स्टेटमेंट सही हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो सैलरी अलाउंसेज एंड perquisites रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रमेश सिंस ही इज नॉन रेसिडेंट. तो देखिए नॉन रेसिडेंट है तो ये बोल रहा है कोई भी सारा, ना तो सैलरी, ना तो अलाउंसेस, ना तो perquisites, नथिंग विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सो दिस इज क्लियरली रॉन्ग बिकॉज लेट्स डिस्कस. वी नो दैट any salary payments made by government of India to an Indian citizen for rendering services outside India is deemed to accrue or arise in India as per section number 9. ये अपने पढ़ चुके हैं. सेक्शन 9 के हिसाब से वो इनकम सैलरी माना जाता है, deemed to accrue arise in India, and that is it is taxable. तो सैलरी इनकम तो टैक्सेबल होगा. फिर we know that there is a section 10 subsection 7 if you know this, allowances and perquisites which is paid by to this Indian citizen by the government of India is fully exempt in that case. तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान वो एक आंसर देखिए, फिर अपने बाकी सारे ऑप्शंस भी देखेंगे. सैलरी अलाउंसेज एंड perquisites रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय रमेश आर टैक्सेबल इन इंडिया सिंस दे आर डीम्ड टू अराइज इन इंडिया. ये तीनों को टैक्सेबल कर दिया है, विच इज अगेन रॉन्ग क्योंकि अलाउंस एंड perquisites को क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया. सैलरी रिसीव्ड बाय रमेश इज टैक्सेबल इन इंडिया बट अलाउंसेज एंड perquisites आर एग्जेम्प्ट. तो करेक्ट आंसर इज सी कि सैलरी तो इंडिया में टैक्सेबल होगा बट अलाउंसेज एंड perquisites को एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 10(7). नेक्स्ट अपने आते हैं, ये क्लबिंग का सवाल पूछ लिया 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में. अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू. मिसेस शिवानी, वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराग, इज अ पार्टनर इन अ फर्म. हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब एक ध्यान से देखिएगा, अनुराग की वाइफ है शिवानी, वो एक फर्म में पार्टनर है. ठीक है, एक फर्म है उसमें अनुराग की जो वाइफ है शी इज अ पार्टनर शिवानी. हर कैपिटल मतलब शिवानीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 lakhs टू द फर्म एज ऑन 1/4/19 उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है शिवानी का. लेकिन इसमें 3.5 लाख रुपीज वो वाला कैपिटल है जो कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग. यानी इस 5 लाख में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन खाली शिवानी का नहीं है, हर हस्बैंड्स ऑल्सो एंजॉय 3.5 lakhs. सो बैलेंस जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, शिवानी का है. सो अगेन दिस विल बी स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 3.5:1.5. So if I talk about Shivani's contribution, that is 1.5/5, and if I talk about Anurag's contribution, it is 3.5/5. On 10th April 19, बहुत ध्यान से, 10th April 19, she मतलब शिवानी further invested ₹2 lakhs out of gift received from Anurag. अनुराग से जो गिफ्ट मिला उसमें उसने 2 लाख और इन्वेस्ट किया. अगेन ये अनुराग का कंट्रीब्यूशन है. द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000. क्या क्या पे हुआ, इंटरेस्ट पे हुआ 50,000, प्रॉफिट पे हुआ 60,000. ठीक है, दिस इंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म. फर्म ने पूरा डिडक्शन ले लिया, वो पीजीबीपी का सवाल है, उससे अपने को लेना देना नहीं है. अब आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. नाउ गाइज आई होप आपको कुछ मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट का बात करते हैं. शेयर ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा इनकम होता है विच इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ अ पार्टनर. Shivani is a partner of that firm, so anyways that income will be exempt in the hands of Shivani because firm is already paying tax in that profits. जब कोई firm profit कमाता है तो उस firm is liable to pay that tax on that profits. Now that share which goes in the hands of the partner, that is exempt under section 10(2)(a. ठीक है, ये exempt income में आता है. तो शिवानी के हाथ में वो एनीवेज प्रॉफिट क्या है, एग्जेम्प्ट है. तो इसका तो कोई बात होगा नहीं, इसका कोई क्लबिंग भी नहीं होगा क्योंकि एनीवेज दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इंटरेस्ट, जब मैं इंटरेस्ट का बात करूं तो इंटरेस्ट में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट को हम लोग को कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ता है एज ऑन 1 April ऑफ द प्रीवियस ईयर. मतलब कि जिस साल का जो आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस साल का 1 April को कैपिटल रेशियो देख लीजिए.
नाउ इसमें कंफ्यूजन ये डाल दिया कि 10th अप्रैल को भी इन्वेस्टमेंट हुआ है 2 lakhs का, एंड अगेन दिस वाज आउट ऑफ द गिफ्ट, तो हिसाब से देखिए टोटल कैपिटल बिकम्स 5+2, हिसाब से देखिए टोटल बिकम 5+2। तो अगर कोई स्टूडेंट 7 लाख के बेसिस पे रेशियो करके आता है तो उसका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो हिसाब से दिस 2 lakhs विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग इनकम टू बी क्लब्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये किस पर्पस के लिए दिया, ये आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एंड यू विल जस्ट चेक दिस रेशियो 3.5:5। लेकिन अगर ये 1 अप्रैल होता, जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर 1 अप्रैल होता, देन दिस वुड बीन इंक्लूडेड इन द कैपिटल रेशियो, बट ये इस साल का कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, ये अगले साल के कैपिटल रेशियो में होगा। सो 3.5 प्लस 1.5 5 lakhs हो गया, सो 3.5/5, ठीक है। तो ये टोटल जो पोर्शन है 3.5/5, दिस विल बी टेकन फॉर दी क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है ये अनुराग वाला पोर्शन है। अब आपको ये निकालना है कि अनुराग के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो आज अपने 50,000 का इंटरेस्ट निकालने हैं, तो 50,000 का इंटरेस्ट को मेरे को क्या करना है, आई हैव टू स्प्लिट इन द रेशियो 3.5/5। सो इट्स वेरी सिंपल, 50,000 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए इंटू 3.5 कर दीजिए, ये आपको दे देगा 35,000 bucks, ठीक है। सो दिस इज द इनकम विच विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अनुराग एंड प्रॉफिट विल बी प्योरली एग्जेम्प्टेड। तो मुझे लग रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट, देखिए, but interest of 35,000 is includable in the income of Anurag and interest of 15,000 is includable in the income of Shivani. This will be the correct option. This will be the correct option. बाद बाकी जो है ये क्लबिंग मुझे लग रहा है, आप देखिएगा खुद से एक बार घर पे ट्राई करिएगा, ये वाला जो क्लबिंग है इसमें अनुराग का जो 2 lakhs का गिफ्ट है वो भी इंक्लूड करके कैपिटल रेशियो किया होगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। सही आंसर होगा सी, बिकॉज यू हैव टू सी कैपिटल रेशियो एज ऑन दी 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन में। अगेन समवॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड जस्ट नाउ। मिस्टर राज एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडिया छोड़ा फर्स्ट टाइम 25 मार्च के लिए on account of his transfer to High Commission in Singapore. Again, whatever Indian government will pay to him will be deemed to accrue rise in India. He visited in India only for 10 days on occasion of his sister's marriage. मतलब he is a non-resident. वो इंडिया का क्या है, non-resident. During this year, his income composition includes क्या क्या, salary, foreign allowances, rent from property in Singapore. अगर non-resident है, प्रॉपर्टी का रेंट सिंगापुर से ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो हिज इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। इंटरेस्ट वो अर्न किया है एफडी से जो एसबीआई से मेंटेन करता है। एसबीआई इज एन इंडियन बैंक, वॉट एवर इनकम ही इज अक्रूड दैट इज इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, बिकॉज एसबीआई से रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। सैलरी विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। फॉरेन अलाउंसेज अगेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7). अब आपसे पूछा है कि उसका टैक्सेबल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा। सो वी नो दिस गाइस, अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। ऑल ऑफ देम डेफिनेटली सारा इंक्लूड नहीं होगा। ओनली इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स, नो, इंटरेस्ट तो होगा ही, उसके साथ सैलरी भी होनी चाहिए। वी हैव टू वेट फॉर द करेक्ट ऑप्शन। नो इनकम शैल बी टैक्सेबल सिंस मिस्टर राज इज अ नॉन रेजिडेंट, ऐसा हो नहीं सकता, तो मुझको लग रहा है डी होना चाहिए। और सैलरी एंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ एफडी विद एसबीआई, इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा और सैलरी टैक्सेबल होगा। ये जो दोनों है ये टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज फॉरेन अलाउंसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर 10(7) एंड रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर इज फुल्ली अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इट विल नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज इट इज अ नॉन रेजिडेंट। नाउ एक बार और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक मेरे पर क्वेश्चन रहता है कि सर ये एमसीक्यूज में मुझे क्या पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, यू जस्ट हैव टू गिव योर करेक्ट आंसर, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू नो दी प्रोविजंस एंड फिंगर टिप्स, एंड देन in that case only you can answer it very fast and save your time for giving more time, I mean save your time for doing more answers in your descriptive part वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मिस्टर ए के 2 बैंक अकाउंट्स है मेंटेन विद आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये 2 बैंक से वो मेंटेन करता है। फ्रॉम 1 September 19 till 31 March 20 मिस्टर ए विड्रू द अमाउंट एज कैश। याद होगा आपको नया टीडीएस का सेक्शन आया था, सेक्शन 194(n), ठीक है। कैश विड्रॉल्स अबव 1 करोड़ कैश विड्रॉल्स में 2% टीडीएस कटेगा फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी,
ठीक है, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस थे। तो बहुत ही सिंपल पूछा है कि मिस्टर ए ने एचडीएफसी बैंक से 50 लाख विड्रॉ किया है और आईसीआईसीआई बैंक से 120 लाख विड्रॉ किया है। सो ऑब्वियसली दिस 1 करोड़ का लिमिट इज अकाउंट वाइज। ओके, सो एचडीएफसी बैंक में तो कोई टीडीएस कटेगा नहीं बिकॉज इट इज लेस देन 1 करोड़, बट आईसीआईसीआई बैंक में टीडीएस कट जाएगा बिकॉज इट इज मोर देन 1 करोड़, बट मोर देन 1 करोड़ में एक्सेस पे टीडीएस कटेगा। यानी इन दिस केस यू विल गेट अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 100 लाख रुपीज, दैट इज 20 lakhs पे आपको 2% TDS काटना पड़ेगा, यानी बैंक विल डिडक्ट 2% TDS when they are giving you the cash payment. So compute the amount of TDS under 194N by HDFC. तो HDFC के केस में तो नील होगा और ICICI में आप 20 lakhs का 2% कर दीजिए। ICICI के केस में आप 120 लाख का 2% कर दीजिए। तो दिस विल गिव यू, आई थिंक एक बार चेक कर लो, 120 लाख का 2% अगर मैं निकालता हूं, सॉरी 20 लाख का मैं निकालूंगा, 20 lakhs का मैं 2% निकालता हूं, सो आई विल बी गेटिंग 40,000। तो करेक्ट आंसर इज नील एंड ₹40,000। एंड देन कम्स XYZ LLP फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक LLP है वो कौन से पर्सन के कैटेगरी में गिरेगा। ऑब्वियसली एक LLP फर्म ही माना जाता है, फर्म इज अ पर्सन, तो वी विल डेफिनेटली कॉल इट एज अ फर्म, नॉट अ कंपनी, नॉट AJP, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, नॉट AOP। सो दिस फॉर अ 7 मार्क्स, आई मीन पूरा 18 मार्क्स का आपका DT का पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, सब कुछ किया है। एंड यहीं पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी अवेयर ऑफ ऑल दी मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशंस एंड विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आपको अगर आपको डिटेल में देखना है तो यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। ये CA इंस्टीट्यूट ने अलग से इसका आंसर क्वेश्चन भी निकाला है, सोल्यूशन क्वेश्चंस भी निकाले, ये भी सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट में अपलोडेड है, यू कैन जस्ट चेक दैट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ IDT का पार्ट डिस्कस करूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वील मीट यू वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।